नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वरी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज आपका 10 मई हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, ठीक है ना, एसएससी है, बैंकिंग है, टीचिंग है, डिफेंस है, जहां पर जो है वनडे एक एग्जाम है जहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। अब बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें यहाँ पर कराई जाती है, ठीक है। एमटीएस वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल के भी आपके एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, तो अभी से ही अपनी तैयारी में आप जुट जाएं, ठीक है। एमटीएस में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से 5 से 7 क्वेश्चंस वहां पर करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। क्लास से आपको सारी चीजें वो करा दी जाती हैं जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आप फोकस करें और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से करते जाए। चलिए, ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मई के आज के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। काफी हेल्प आपको वहां पर मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का निम्न में से कौन सा आईएनएस को 36 वर्ष सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है, इसने अपनी 36 साल सेवाएं दी और इसको सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड इसको कर दिया गया, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा आईएनएस है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना। तो ये आईएनएस उदयगिरी है, आईएनएस गोमती है, आईएनएस मगर है या आईएनएस सूरत है। थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, चीजों को समझना है। चलिए सर, एक दिन का पुराना भी पूछा जा रहा है करंट। बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना, बैंकिंग में एक दिन पहले के भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर वो आपसे कल के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमसे आपने कल का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज को लेकर। अगर हम मान लेते कि ऑफलाइन एग्जाम है तब हम कह सकते थे कि एक दिन पहला नहीं आएगा, लेकिन अब एक दिन पहला पूछा जा सकता है बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में, ठीक है ना। ये चीजें आपको मैं दिखा भी सकता हूं। ये आपका आईएनएस मगर है जो 36 साल सेवा देने के बाद इसको सेवानिवृत्त किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है आईएनएस मगर। आईएनएस गोमती को पिछले साल यानी कि 2022 में सेवानिवृत्त किया गया था। हमारे 2 आईएनएस हैं, एक है आईएनएस उदयगिरी, एक है आईएनएस सूरत। इन दोनों का पिछले साल इनको कमीशन किया गया था। कमीशन करने का मतलब होता है इनका जलावतरण करना, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था मुंबई में, ठीक है। तो ये भी आपसे पिछले एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएस है जिसका जलावतरण या जिसको हम कहते हैं कमीशन करना, वो अभी हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। तो ये आईएनएस उदयगिरी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। उदयगिरी एक पर्वत का नाम है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। जबकि अगर हम सूरत की बात करें, सूरत एक शहर है भारत का, उसके नाम पर इसको रखा गया था, ठीक है। आईएनएस जो मगर है इसको 1987 में गार्डन शिप यार्ड है भाई, ये पार्ड नहीं है, ये यार्ड है, यार्ड कलकत्ता में इसको शामिल किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों से लगभग 4000 भारतीयों को इसने रेस्क्यू किया था। आज हम एक क्वेश्चन और यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो कावेरी हमारा ऑपरेशन था उसमें हमने कौन सा अपना आईएनएस को शामिल किया था जिसने हमारे जो देश के नागरिक थे जो सूडान में फंसे हुए थे उनको निकालने में काफी मदद की थी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि हमारे किस सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट संजय। थल सेना, वायुसेना, नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल जो होता है इसने इसको क्या किया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा
जो आपका ऑपरेशन संजय है ये हमारी थल सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये ऑपरेशन संजय क्या कहता है, अगर इसको आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो ऑपरेशन संजय या थल सेना हमारी ग्राउंड लेवल पर जाकर भी कार्य करना चाहती है। ग्राउंड लेवल पर जाने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे हमारी जो सेना है इसका कोन में जाता है, इस पर हमले हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कि वो हमले किसने कराए, कैसे कराए, बस ये पता चलता है या तो किसी नक्सलवादी ने कराए या किसी अलगाववादी समूह ने कराए या हमारे जो पड़ोसी एक प्यारा सा हमारा देश है पाकिस्तान, जो अब कुछ समय बाद ही हो सकता है कि भारत में मिला लिया जाए, तो या तो उसने कराए हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वो ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने जो सैनिक हैं, अपने जो इंटेलिजेंट सैनिक हैं, उनको अपनी कान नाक बनाना चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पर जाएं, उनको कमीशन किया जाएगा, उनको नियुक्त किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की आपको जो सूचनाएं मिलती हैं वो सेना को देनी है। एक तरीका से मुखबिर का वो कार्य वहां पर करेंगे, लेकिन वो शब्द उनके लिए सही नहीं था, तो संजय ऑपरेशन दिया उसको नाम। और वो भारत की सेना के क्या बनेंगे, वो भारत की सेना के आंख नाक और कान बनकर कार्य करेंगे। ये ऑपरेशन संजय है, जिसके तहत बैटलफील्ड सर्विलांस का वो काम करेंगे। सर्विलांस आपने सुना होगा ना, सर्विलांस सिस्टम की जानकारी फॉरवर्ड करना। जैसे मुझे कोई जानकारी मिली, मैंने अपने ऑफिसर को इसको फॉरवर्ड किया, वे उससे अपने जो अपना मतलब ऊपर होगा, अधीनस्थ उनके होंगे, ऊपर जो उनसे ऊपर होंगे, उनको फॉरवर्ड करना। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल के लिए सर्विलांस सिस्टम को भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोक लेना, ये ऑपरेशन संजय कहलाया जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। हमारे थल सेना जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। और अभी हमारी थल सेना ने एक ऑपरेशन किया था, अगर आपके ध्यान होगा, उसको बुलंद भारत कहा। क्या कहा उसको? बुलंद भारत इन्होंने नाम दिया। जो कहां पर हुआ था भाई? ये चीन में हुआ, चीन की और भारत की सीमा पर हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, LAC कहते हैं। ये आर्टरी रेंज में हुआ था। कहां पर? आर्टरी रेंज में, आर्टिलरी रेंज में इसको संपन्न किया गया था। क्या आपको पता है या नहीं? जल्दी से बताएंगे। मनोज पांडे, बहुत बढ़िया भाई। किसी बच्चे को कोई इसमें समस्या? ऑपरेशन संजय नाम नहीं भूलना भाई। ऑपरेशन संजय क्या कहता है? ऑपरेशन संजय बस इतनी सी बात कहता है कि हम भारतीय सेना के आंख नाक कान बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी भाषा तागिन में पहली फिल्म लव इन 90s को टैक्स फ्री किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रिसेंटली विच स्टेट हेड यूनियन ऑफ टेरिटरी हैज मेड द फर्स्ट फिल्म लव इन 19 टैक्स फ्री इन इट्स ओवन लैंग्वेज तागिन। ये जो भाषा है ये पूछी जा सकती है आपसे कि ये जो भाषा है तागिन, नाम बड़ा अच्छा है। तागिन नाम की जो भाषा है ये किस हमारे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की है? यहाँ की एक मूवी है जिसका नाम है लव इन 90s, यानी कि 90s के दशक का जो प्यार हुआ करता था ये कैसा हुआ करता था? ये रील के माध्यम से, ये मैसेजेस के माध्यम से नहीं हुआ करता था, ये व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये कैसा हुआ करता था? ये खतों से जाया करता था। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये लव इन 90s जो है ये अरुणाचल प्रदेश की एक मूवी है जिसको तगिन भाषा में फिल्माया गया है। इसको पूरे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है ना, किसमें? पूरे राज्य में भाई इसको टैक्स फ्री कर दिया गया। ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। अगर हम बात करें इसकी जो सीमा है ये किससे लगती है, तो भाई ये म्यांमार और चाइना से सीमा साझा करता है, अगर हम देश की बात करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, जैसे त्वांग घाटी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएं। बिल्कुल 90s वाला प्यार कबूतर से हुआ करता था, और आजकल जो है किससे हुआ करता है? आजकल तो पता ही नहीं क्या चल रहा है बस। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताएंगे।
महाराजा चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के कौन से नंबर के राजा बने हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे ये कौन से नंबर के राजा बने हैं? ये 40 में बने, ये 41 में बने, 42 में बने या 45 में बने? अभी हमने राजा चार्ल्स तृतीय के बारे में सुना था कि उनकी ताजपोशी होनी है, ठीक है, इसकी ताजपोशी होनी है। तो ये कौन से नंबर के राजा बने हैं? आपने न्यूज में इसको पढ़ा भी होगा। तो भाई एक बार सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी ये न्यूज में है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे ये कौन से नंबर के हमारे चार्ल्स तृतीय राजा बने हैं? आपने पढ़ा होगा, 42 में है, 40 में है, 42वें, ठीक है। ये कौन से? ये 42वें नंबर के राजा बने हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। ये 42वें नंबर के हमारे जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, इसके राजा बनाए गए, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले जो राजा बने थे वो 1953 में बने थे, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, ब्रिटेन का पहला राजा 1927 ईस्वी में एथेल्स्टन को पहला राजा माना जाता है। कब? 1927 में ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिटेन के पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे आर्च बिशप 360 वर्ष पुराना सोने का मुकुट पहनाया गया, ठीक है ना। ये कहां पर इनका ताजपोशी हुई? तो ये गिरजाघर है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है ना। आर्च बिशप के द्वारा 360 वर्ष पुराना सोने का मुकुट पहनाया गया, ध्यान रखिएगा। 1953 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा राज्याभिषेक हुआ था। जो पहली हमारी रानी थी ब्रिटेन की, ये कौन थी? ये एलिजाबेथ द्वितीय थी। इंग्लैंड की रानी के रूप में चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला मैरी को क्या बनाया गया? ये वहां की रानी घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो चार्ल्स तृतीय अभी राजा बने, कहा कि ब्रिटेन के, इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो ये है कैमिला मैरी। भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनखड़ ने किया था। अगर भारत के प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो ये जो प्रतिनिधित्व किया, ये किसने किया? ये किया है हमारे जगदीप धनखड़ जी। वहां पर गए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है, उनके ताजपोशी समारोह में भारत की किस अभिनेत्री ने अपना क्या दिया? पार्टिसिपेशन वहां पर किया है, प्रतियोगिता में वहां पर भाग लिया। एक तरीका से जो वहां पर इवेंट्स हुए अभी, तो वहां पर भारत की कौन सी वो अभिनेत्री है जिसने अपनी परफॉर्मेंस वहां पर दी है? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है सोनम कपूर। कौन है? सोनम कपूर। लिख लेना, इस चीज को आपसे पूछा जा सकता है। और आज का आपका टास्क है, आपको क्या क्वेश्चन ढूंढ के लाना है? आपको ढूंढ के लाना है कि जगदीप धनखड़ की जो वाइफ है, इनका नाम क्या है, क्योंकि ये वहां पर गई थी, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो आपका आज का टास्क होगा कि इनकी जो वाइफ है, इनकी जो पत्नी है, इनका नाम क्या है, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल हुआ करते थे। हाल ही में भारत सरकार की मदद से, भाई ये मदद है, मदद से किस देश में वेस्ट वाटर प्रबंधन के लिए खम्बू पासल गलहुमा को में परियोजना का शिलान्यास किया गया है? ये एक स्थान है जिसका नाम है खम्बू पासा गलहुमा, ये स्थान का नाम है। तो एक परियोजना वहां पर लगाई गई है, ठीक है ना। इस परियोजना का नाम जो है वेस्ट वाटर, जो वाटर वेस्ट करते हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। जैसे आपको भी कहा जाता है कि पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, पानी को ज्यादा नहीं बहाना है, ठीक है ना, जितनी जरूरत है उसका उपयोग करें, ठीक है। और उसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको वहां पर सिखाया जाता है। तो ये जो खामू परियोजना है, एक तरीका से ये नेपाल में इसको लागू किया गया है, जो भारत की मदद से इसको लागू किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आज का आपका टास्क है कि नेपाल के बारे में आपको राजधानी जाननी है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इनके बारे में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। और आपको बताना है कि यहाँ का राष्ट्रीय जो पशु है इसका नाम क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है इसका नाम क्या है, ठीक है, ये आप बताएंगे। यहाँ की जो संसद है,
संसद को क्या कहा जाता है? जब आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, तो आप मुझे बताइएगा यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है? सुदेश धनगढ़, बहुत बढ़िया भाई, उनका नाम क्या था? सुदेश धनगढ़, याद कर लेना सभी बच्चे। नवीन श्रीवास्तव हमारे क्या है? राजदूत है। कहां पर? नेपाल में, जिन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया। जो किसके लिए है? ये वेस्ट वाटर के लिए है। जो बच्चे वेस्ट करते हैं वाटर को, वो भी थोड़ा समझ जाए, सुधर जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है ना। 70% जल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्या करें, आप उसका दुरुपयोग करें। हालांकि आपको बता दूं 70% जो जल है उसमें पीने योग्य मात्र 2.5 के आसपास ही पीने योग्य है, बाकी पीने योग्य नहीं है। चलिए, हाल ही में अजय बग्गा को कितने वर्ष के लिए विश्व बैंक का अध्यक्ष 2 जून से ये नियुक्त किए जाएंगे? अजय बग्गा जो है ये 2 जून से क्या बनेंगे? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। लेकिन ये होंगे कितने समय के लिए? ये 5 वर्ष के लिए होंगे, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? ठीक है, जल्दी से आंसर करें। हाँ, 2 दिन में नहाते हैं, बिल्कुल। थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि 5, 7, 10 दिन और आप ले नहाने के लिए, तो और पानी आप बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये अपना जो कार्य है, ये अपना जो ये कार्य प्रारंभ करेंगे, ये 2 जून से प्रारंभ करेंगे वर्ल्ड बैंक में, ठीक है ना। दूसरा, इनकी स्थापना जो हुई किसकी? वर्ल्ड बैंक की, ये 1944 में हुई है। वॉशिंगटन डीसी, ये कहां पर है? यूएसए, अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष मैं आपको बता ही चुका हूं कौन बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे, ये है अजय बग्गा। और यहां पर जो कार्यकारी निर्देशक है, ये कौन है? ये है राजेश खुल्लर, ठीक है। ये भी एक जो है आपको याद रखने लायक जो है नियुक्ति है। कार्यकारी निर्देशक कौन है? ये है आपके राजेश खुल्लर, ठीक है। चलिए, तुक्का मत मारो भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर ट्विन टनल सुरंग का निर्माण किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया द वंडर वाटर ट्विन टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड? केरल में, कलकत्ता में, मुंबई में या चेन्नई में? ये ट्विन टनल जो बनाई गई, ये किस लिए बनाई गई मैं आपको बताना चाहता हूं। ये समुद्र है, ठीक है। ये क्या है? ये समुद्र है। और समुद्र से अगर आपको एक शहर यहां पर है, एक शहर यहां पर है, अगर कोई व्यक्ति इस शहर को यहां पर जाना चाहता है तो उसको 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। कितने? 45 मिनट उसको लगते थे। लेकिन जब से इस टनल का समुद्र के नीचे निर्माण किया गया, या अभी जो है किया जाएगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये टनल यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, और ये एक रास्ता है जो पहले से ही ऑलरेडी जाता था। तो इस टनल को बनाने में, या इस टनल के बनने से मात्र 10 मिनट की ये दूरी रह जाएगी। तो इसलिए ये ट्विन टनल का जो निर्माण है, ये मुंबई में किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई में ये किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो टनल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्विन टनल है, ट्विन टनल मतलब 2 टनल है, एक टनल इधर से बनेगी, एक टनल इधर से बनेगी। तो ये जो दूरी है, ये दूरी को पाटने में ये काम करेगा। मात्र 10 मिनट का आपको वहां पर समय लगने वाला है। तो आप देखिएगा, ये आपको गिरिग्राम से वर्ली तक के लिए टनल बनाई जाएगी। ये जो स्थान था इधर वाला, ये गिरिग्राम था। क्या था? ये गिरिग्राम था। और ये कहां तक जाएगी? ये वर्ली, मुंबई तक जाएगी, ठीक है। और इस टनल की, यानी कि इस टनल की और इस टनल की जो लंबाई है, ये 2.07 किलोमीटर होगी, ठीक है। और इस टनल की भी जो लंबाई है 2.07 किलोमीटर, यानी कि दोनों की सेम लंबाई यहां पर होने वाली है। ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे मुंबई में हैं वो उसका आनंद ले सकते हैं इस टनल का। अगर आपको गिरिग्राम से कहां जाना है? वर्ली जाना है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जारी किया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट? तो ये WEB है, ठीक है ना। WB है, ADB है, या WHO है भाई? ये JO नहीं, ये HO है। और ये आपको WEF है, F। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिपोर्ट जारी की है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। आपके ध्यान होगा, आप जानते भी शायद होंगे, आपको अगर थोड़ा सी जानकारी है, अब से 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम कहते थे क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आया करती थी, वो 2 साल पहले बंद कर दी गई। तो उसको कौन जारी करता था? उसको WB यानी कि वर्ल्ड बैंक उसको जारी करता था। तो अब कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो नए के स्थान पर वो क्या लेके आए? वो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए, जो कि किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है, ना कि WEF ने। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आया करती थी उसको बंद कर दिया गया, अब उसके स्थान पर ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किसके स्थान पर क्या चीजें अब होती हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनाने की घोषणा की है? ठीक है, इनको अब स्कूल में ही बनाया जाएगा, ये कहा है किसने? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बी रेजिडेंस इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स इन द स्कूल इटसेल्फ। ठीक है ना, इनको स्कूल में ही बनाया जाएगा, ये बात किसने कही है? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कोशिश करें इसका आंसर करने का, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आप जब मूल निवास बनवाते हैं, तो आपको काफी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है CSC सेंटर से बनाते हैं, तो वो भी आपको काफी लंबा समय उसमें लेता है, 8 दिन का, 10 दिन का, ठीक है। लेकिन अगर आपके ये स्कूल में बनना स्टार्ट हो गया तो 2 दिन के अंदर आपको बनकर दे दिया जाएगा, बनाकर दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड ने इसको अभी शुरू किया है कि हम अपने जो हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, 11वीं और 12th के बच्चे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट बनता है, आय का हो, आपका मूल निवास रेजिडेंस का हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सभी जो सर्टिफिकेट है ये कहां पर बनेंगे? ये स्कूल में अब बनाए जाएंगे, ना कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने इसको अभी लागू करने की घोषणा की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है, ये भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चे वहां पर 11th व 12th में होंगे, इन पर ये जो योजना है लागू की गई है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से। उत्तराखंड, बहुत बढ़िया, ठीक है, उत्तराखंड में इसको किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 31 मार्च 2023 तक RBI का स्वर्ण भंडार कितने टन हो गया है? ठीक है, जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो स्वर्ण भंडार है ये कब की बात है? ये 31 मार्च 2023 तक का ये डाटा है। तो ये जो है आपका स्वर्ण भंडार, ये 794.64 टन हो चुका है, जो कि पिछले मुकाबले यहां पर काफी ज्यादा इसको बताया जा रहा है, प्रेशर में नहीं आना है। तो ये अब फिर वर्तमान में हमारे RBI का जो स्वर्ण भंडार है ये कितना है? 794.64 टन ये हो चुका है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइएगा, 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 1 टन बराबर कितने क्विंटल? 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? आंसर करें मैथ वाले बच्चे। और वीडियो का जो एग्जाम दे रहे हैं, री एग्जाम, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे भाई, पूछे जाते हैं। आप उठा के देखिएगा, आपसे 1 बिस्वा पूछेगा, आपसे 1 बीघा पूछेगा, ठीक है। तो आपसे हो सकता है ये मेजरमेंट भी पूछ लिया जाए कि 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं। जल्दी से बताइएगा। 100 क्विंटल, 100 किलो में होता है एक क्विंटल, ठीक है। 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, और 10, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 10 क्विंटल में 1 टन होता है, ठीक है। 100 किलो में 1 क्विंटल, 100 केजी बराबर 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं? जल्दी से बताइएगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं? एक जो टन होगा ये कितने क्विंटल में होगा? ये 10 क्विंटल में होगा। तो आप अपना वेट कर सकते हैं, आप कितने केजी के हैं।
आप कितने केजी के हैं आप उसका हिसाब से आपको देख सकते हैं। 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल, आप 1 क्विंटल के नहीं हो, आप 1 क्विंटल से कम हो। 45 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 75 केजी, ठीक है। जब आपका वेट 100 किलो पहुंच जाएगा तो आपको बोलेंगे 1 क्विंटल का आदमी है भाई, ठीक है। और अगर आपका वेट हो जाता है 10 क्विंटल तो बोलेंगे 1 टन का आदमी है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले ऑपरेशन कावेरी के तहत दक्षिणी सूडान से कितने लोगों को स्वदेश लाया गया? हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिपार्टेड फ्रॉम द साउथ सूडान अंडर ऑपरेशन कावेरी विच रन फ्रॉम अप्रैल 24 टू मई 5, यानी कि ये जो अप्रैल ऑपरेशन चलाया गया 24 अप्रैल से 5 मई तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें भारत में टोटल कितने लोगों को रिकवर किया गया? भारतीय लोगों को 3862 लोग हैं, 3984 लोग हैं, 4082 लोग हैं, 5672 लोग हैं। कितने लोगों को यहां पर किया गया है भाई? ये पूंजी यादव 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। ये जो 20 कट्ठा और 1 बीघा जो है ये क्षेत्र के अनुसार बदलता है। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा अलग है, हरियाणा में आप जाओगे वहां पर थोड़ा अलग आपको मिलेगा। तो ये अपने प्रदेश का आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3862 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कहां से? जो दक्षिणी सूडान में ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, जिसको हमने कावेरी नाम दिया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि टोटल जो वहां पर ऑपरेशन हमने चलाया कितने भारतीय लोगों को रेस्क्यू किया था, ठीक है। चलिए यहां पर आईएनएस सुमेधा है भाई, ये सुमेधा के द्वारा इस ऑपरेशन को पूर्ण किया गया। इसमें हमारी नौसेना और वायुसेना दोनों ने इसमें कार्य किया था। तो टोटल जो व्यक्ति हैं ये कितने हैं? 3862। ये फिगर है, ये एक डाटा है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सहित 4 देश अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई, 4 देश हो चुके हैं, अमेरिका है, सऊदी अरब है, के सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? अभी कल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि I2U2 किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से भारत चाहता है कि भारत के साथ साथ इसमें यूएई आए, इसमें यूएसए आए और इसमें सऊदी अरब आए। तो ये एक यहां पर संगठन बनाना चाहते हैं, हालांकि इसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। और इसकी जो हमारे रक्षा सलाहकार हैं, हमारे रक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये जो मीटिंग हुई ये कहां पर हुई? तो भाई ये अबू धाबी में इस मीटिंग को पूर्ण किया गया है। कहां पर? अबू धाबी में। ये पहली मीटिंग है, ये आने वाले समय में हो सकता है कि इस संगठन को कुछ नाम दे दे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई नाम नहीं है। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखें कि ये जो 4 देश हैं इसमें भारत है, यूएसए है, इसमें यूएई है और कौन है? और इसमें सऊदी अरब है। जबकि अगर हम I2U2 की बात करें तो इसमें कौन है? इसमें I से इंडिया हो जाएगा, I से इजराइल हो जाएगा, ठीक है ना। I से इजराइल, I से इंडिया, 2 I यहां पर हुए, ठीक है ना। अगर 2 U की हम बात करें तो इसमें यूएसए है और यूएई है, ठीक है। तो यहां पर बस फर्क इतना है कि सऊदी अरब इसमें अलग कंट्री है, दूसरा ये संगठन हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये कौन से शहर में हुआ? इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, जो कि एक यूएई का ही शहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एनएसए, जो अमेरिका के एनएसए है उनका नाम क्या है? जैक सुलिवन इनका नाम है। यूएई के एनएसए जो होंगे ये इनका नाम है शेख तहनाउन बिन जायद है। क्या नाम है? शेख तहनाउन बिन जायद। और हमारे भारत के एनएसए कौन है? तो भाई ये है हमारे कौन? अजीत डोभाल या डोभाल जिनको हम कहते हैं, ये भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश ने मीटर व्हीकल्स लाइसेंस ऑफ एग्रीमेंट स्कीम 2023 को लागू किया? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिखिएगा। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया? ये नई दिल्ली के द्वारा किया गया। और नई दिल्ली सरकार यानी कि आपकी सरकार क्या करना चाहती है? आपकी सरकार जो आपके सरकारी वाहन है या सहकारी जो वाहन है,
सहकारी वाहन परिवहन जो सिस्टम है हमारा, यानी कि दिल्ली सरकार का, ये आपको लग्जरी सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। अब ये लग्जरी सुविधा क्या है? आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, आजकल की अगर हम बात ना करें, आज से 10 साल 15 साल पहले आपने गोविंदा की मूवी देखी होगी। वो जब विदेश में घूमने के लिए जाया करता था तो वहां पर लग्जरी बस हुआ करती थी, ठीक है, उसमें एसी वेसी सब चीजें एकदम फैसिलिटी ओके आपको मिलने वाली है। तो वो ये उस पर ही कार्य करना चाहते हैं, ये आम जनता को क्या करना चाहते हैं, उस तरह की लग्जरी बस की सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको टिकट पहले से ही कंफर्म करना होगा और इसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं चलेगा। जैसे आजकल आप दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली जो डीटीसी है इसमें खड़े होकर भी सफर कर लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा। वो फुल्ली जो क्या होगी, ऑटोमेटिक बस होगी, उसमें पैनिक बटन होगा, उसमें अग्निशमन यंत्र बटन होगा, ठीक है ना। फुल आपको वहां पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा उसका जो किराया आप कह सकते हैं, रेंट कह सकते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको पे करना है, ठीक है। तो ये एक यहां पर लेके आए हैं, एग्रीमेंट स्कीम लेके आए हैं, लाइसेंस ऑफ एग्रीमेंट इसको स्कीम कहा गया। हालांकि अभी इसको कार्य करने पर अभी इसमें समय है, समय लगेगा 2025 तक। इनका कहना है कि हम 2025 तक ऐसी लग्जरी परिवहन सुविधाओं को दिल्ली में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये एक पहल है दिल्ली सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो उपराज्यपाल बनाए गए ये है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वो अलग थी, ठीक है। चलिए, हाँ, लग्जरी बस सेवा सुविधा मुहैया कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपने लिखा कि हाल ही में किस टीम को हराकर 9 साल बाद रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे ट्रॉफी जीता है। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। इसकी इंग्लिश, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो आप हिंदी लिखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ से देखकर इसको लिख सकते हैं। आपको चारों ऑप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप नोट्स बनाते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखें, इसको किसने जीता, इसको एर्लिंग हॉलैंड ने जीता है। किसने? एर्लिंग हॉलैंड ने इसका जीता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप करें, ठीक है। और किसको हराकर? ओसासुना को हराकर ये इन्होंने कप जीता, ये ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम की है। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसे आपने लिखा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने लिख लिया। तो नीचे आप इसमें लिख सकते हैं ओसासुना को हराकर। किसको हराकर? ओसासुना को हराकर ये प्रतियोगिता जीती। कितने साल बाद? 9 साल बाद इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है, जिसका नाम है कोपा डेल रे। तो ऐसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसमें पूरा का पूरा ये ऑप्शन भी लिखेंगे, फिर इंग्लिश भी लिखेंगे, फिर इसका हिंदी भी लिखेंगे। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो। आप नहीं लिखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। आप उसके नोट्स वहां से भी देख सकते हैं, अपने अनुसार से उसको मैनेज आप कर सकते हैं। मैं लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं, मैं आपको बता दूं, जब से हमारे समाज में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में गैजेट्स आ चुके हैं, तब से हमारी जो आदत है वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम कुछ लिखना नहीं चाहते, ठीक है। हम कुछ भी लिखना नहीं चाहते, हम सब चीज का शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो चुका है। इससे बच्चों के मैथ्स पर, कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मोस्टली आपने छोटे बच्चे भी देखे होंगे, अगर उनको कुछ ऐड करना है, जोड़ना है या घटाना है, वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूं कि आप अगर इसको लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप उसको अपने अनुसार लिखें। ये आपके जो नोट्स हैं, कहीं पर आपको चेक नहीं कराने, कहीं आपको इसमें गुड्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिखकर कोई नहीं देगा, ठीक है। आपको 10/10 नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको अपने अनुसार इसको बनाना है और याद रखना है कि हाँ, ये नोट्स मैंने बनाया था तो इसका ये आंसर होगा। नोट्स का मतलब है कि छोटा लिखना, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे ये क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे।